आमतौर पर जब हम किसी बहुत शक्तिशाली मशीन या दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वही तारों का जंजाल, चमकते हुए सिलिकॉन चिप्स, कूलिंग फैंस, है ना। बिल्कुल। और किसी मजबूत धातु का ढांचा, एक ऐसा सिस्टम जहां हर पुर्जे का काम पहले से तय है और जो बिजली से चलता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर कंप्यूटर के बारे में जो किसी धातु या प्लास्टिक का नहीं बना है। एक ऐसा जैविक सुपर कंप्यूटर जो छूने में किसी नरम जेली जैसा है, जिसका वजन मुश्किल से 1.5 किलो है, लेकिन जो हमारी सांस लेने की गति से लेकर हमारे सबसे गहरे विचारों, हमारी बचपन की यादों और यहाँ तक कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को हर सेकंड कंट्रोल कर रहा है। सही कहा, ये सच में हैरान करने वाली बात है। मास्टर कंट्रोल रूम को समझना है, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर जो हमारे वजूद का आधार है, वो महज 1.3 से 1.5 किलोग्राम के एक बेहद नरम जेली जैसे अंग से बना है, जिसे हम मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। सिर्फ 1.5 किलो? हाँ, लगभग। और इसके साथ जुड़ी होती है लगभग 45 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार नली, जिसे हम रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बस इतनी सी भौतिक संरचना है और ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे जीवन के अनुभव को संभालती है। चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का आधार कोई एक किताब नहीं है। हमारे पास आईजीओ नो की पाठ्य सामग्री, एलन के विस्तृत मेडिकल नोट्स, एसबी कॉलेज के व्याख्यान और कुछ बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल जर्नल्स का एक पूरा स्टैक है। बिल्कुल, बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास। हाँ, तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तंत्र हमारे हर एक व्यवहार और विचार के पीछे का मुख्य सूत्रधार है। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस पूरे नेटवर्क की बिछावट को समझना होगा। सही दिशा है ये। तो क्या हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस को एक आधुनिक कंप्यूटर सेटअप की तरह देख सकते हैं? मतलब मान लीजिए कि सीएनएस, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, वो उस कंप्यूटर का सीपीयू है। और जो पीएनएस है, क्या हम उसे उन यूएसबी केबल्स की तरह मान सकते हैं जो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ते हैं? ये सीपीयू वाला नजरिया ना तंत्र के कामकाज को समझने के लिए एक बेहतरीन आधार है। अगर सीएनएस वो मुख्य नियंत्रण कक्ष है जहां सारा डेटा प्रोसेस होता है और फैसले लिए जाते हैं, तो पीएनएस वाकई उन तारों का एक विशाल जाल है जो पूरे शरीर में फैला है। एग्जैक्टली, जो शरीर के कोने कोने तक फैला हुआ है। देखिए, पीएनएस में मुख्य रूप से 2 तरह की केबल्स या कहें तंत्रिकाएं होती हैं। पहली है सेंसरी नर्व्स, जो कीबोर्ड की तरह काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे संवेदी अंगों से, जैसे हमारी त्वचा, आंखें, कान, इनसे बाहरी दुनिया की जानकारी या डेटा को दिमाग तक लाती हैं। और दूसरी हैं मोटर नर्व्स, जो मॉनिटर या प्रिंटर को जाने वाले कमांड की तरह हैं। अच्छा। जब दिमाग कोई फैसला ले लेता है तो वो इन मोटर नर्व्स के जरिए हमारी मांसपेशियों और ग्रंथियों को आदेश भेजता है कि उन्हें क्या करना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर पैर में कांटा चुभता है तो पैर खुद से दर्द महसूस नहीं करता। बिल्कुल नहीं। पीएनएस की सेंसरी नर्व्स उस कांटे के चुभने वाले सिग्नल को तार के जरिए सीएनएस तक लाती हैं। फिर सीएनएस में बैठा ब्रेन उस सिग्नल को दर्द के रूप में पढ़ता है ना? सही पकड़ा आपने। और फिर पीएनएस की मोटर नर्व्स के जरिए पैर की मांसपेशियों को वापस एक तेज आदेश भेजता है कि पैर को तुरंत ऊपर उठाओ। और ये सब कुछ 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हो जाता है। हाँ, ये संचार की गति ही तो हमें जीवित रखती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो क्या? दिमाग और रीढ़ की हड्डी, जो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, वो अपनी संरचना में बहुत ही कोमल होते हैं। जैसा आपने शुरुआत में कहा, दिमाग एक जली की तरह है। अगर ये थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिले या इस पर कोई सीधा दबाव पड़े तो इसके न्यूरॉन हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे। इसीलिए विकासवाद या प्रकृति ने इनकी सुरक्षा के लिए एक अविश्वसनीय 3 टियर यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली तैयार की है। हाँ, स्रोतों में इस सुरक्षा तंत्र का जो वर्णन है वो किसी अभेद्य किले जैसा लगता है। सबसे बाहर तो हम जानते हैं कि हड्डियों का एक मजबूत ढांचा है, दिमाग के लिए कठोर खोपड़ी जिसे क्रेनियम कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी के लिए हमारी पीठ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम। सही। लेकिन हड्डियों के अंदर भी तो दिमाग सीधा हड्डी से नहीं टकरा सकता ना।
वरना तो फ्रिक्शन या घर्षण से ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए हड्डी और दिमाग के बीच 3 परतों वाली विशेष झिल्लियां होती हैं। इन्हें मेडिकल भाषा में मेनिंजीज कहा जाता है। और ये कोई साधारण झिल्लियां नहीं है। अच्छा, तो इनकी क्या खासियत है? देखिए, सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कठोर मां। ये एक बहुत ही सख्त फाइबर जैसी परत होती है जो एक भारी सुरक्षा जैकेट का काम करती है। इसके ठीक नीचे बीच वाली परत होती है जिसे अराक्नॉइड कहते हैं। इसका नाम मकड़ी यानी अराक्निड से आया है क्योंकि इसकी संरचना मकड़ी के जाले जैसी स्पंजी होती है। ये एक कुशन की तरह काम करती है। वाह, मकड़ी के जाले जैसी। हाँ, और सबसे अंदरूनी परत जो सीधे दिमाग की सिलवटों से चिपकी होती है उसे पिया मैटर कहते हैं। ये बहुत ही पतली और कोमल होती है और इसी के जरिए मस्तिष्क को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। तो ये तो हो गई हड्डी और 3 झिल्लियां। लेकिन इग्नू की नोट्स में एक और बेहद रहस्यमयी चीज का जिक्र है जो शायद इस पूरी सुरक्षा प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा है। एक खास तरह का तरल पदार्थ। अपनी सही दिशा पकड़ी। इस किले का अंतिम और सबसे उन्नत सुरक्षा कवच है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। ये एक रंगीन और साफ तरल पदार्थ है जो इन झिल्लियों के बीच, दिमाग के चारों ओर और रीढ़ की हड्डी के अंदर लगातार बहता रहता है। इसका विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। ये सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बर का काम ही नहीं करता, बल्कि ये आर्किमिडीज के उत्प्लावकता यानी बोयंसी के सिद्धांत पर काम करता है। वेट, क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग इस तरल पदार्थ में तैर रहा है? एक तरह से हाँ। दिमाग का वास्तविक वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, लेकिन इस CSF द्रव में तैरने के कारण इसका इफेक्टिव वेट घटकर सिर्फ 50 ग्राम के आसपास रह जाता है। 50 ग्राम? ये तो सच में चमत्कार है। बिल्कुल। अगर ये तरल ना होना तो दिमाग अपने ही भारी वजन के कारण खोपड़ी के निचले हिस्से को कुचल देगा और वहां खून की नसें दब जाएंगी। जब सर पर कोई तेज झटका लगता है तो ये तरल पदार्थ उस झटके की ऊर्जा को सोख लेता है और दिमाग को खोपड़ी की कठोर दीवार से सीधे टकराने से बचाता है। लेकिन मेडिकल जर्नल्स ये भी बताते हैं कि ये तरल पदार्थ हमेशा एक वरदान नहीं होता। कभी-कभी ये एक गंभीर समस्या भी बन सकता है, खासकर बच्चों में। हाँ, ये तंत्रिका तंत्र की एक बहुत बड़ी विडंबना है। दिमाग के अंदर गहराई में कुछ खाली कक्ष या कैविटीज होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये CSF द्रव इन्हीं वेंट्रिकल्स में बनता है और फिर पूरे सिस्टम में घूम के वापस खून में मिल जाता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। तो समस्या कहाँ आती है? कभी-कभी किसी जन्मजात विकृति, ट्यूमर या इन्फेक्शन के कारण इस द्रव के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। द्रव बनता रहता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो जाहिर है जब जगह उतनी ही है और तरल बढ़ता जा रहा है तो अंदर का दबाव तेजी से बढ़ने लगेगा। एग्जैक्टली। और यही दबाव जब छोटे बच्चों के दिमाग में बढ़ता है, जिनकी खोपड़ी की हड्डियां अभी पूरी तरह से आपस में नहीं जुड़ी होती हैं, तो सिर का आकार असामान्य रूप से गुब्बारे की तरह बड़ा होने लगता है। ओहो! इस मेडिकल कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। ऐसे मामलों में सर्जन्स को तुरंत एक शंट या ट्यूब डालकर इस एक्स्ट्रा द्रव को पेट की तरफ मोड़ना पड़ता है ताकि दिमाग को कुचलने से बचाया जा सके। ये जानकारी हमें इस बात का गहरा एहसास दिलाती है कि हमारे सिर के अंदर का ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक है और फिजिक्स के कितने सटीक नियमों पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो अब सुरक्षा तंत्र को गहराई से समझने के बाद चलिए अब इस किले के अंदर बैठे राजा यानी हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की ओर बढ़ते हैं। इसे शरीर का CEO कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्रोत मस्तिष्क को उसकी बनावट के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि एक इंसान के दैनिक जीवन में ये तीनों हिस्से असल में क्या-क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अगर हम इसको एक कॉर्पोरेट ढांचे की तरह देखें तो फोर ब्रेन सबसे टॉप मैनेजमेंट है। इसमें सेरेब्रम आता है जो पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा है। पूरा 85% है ना? जी हाँ, हमारे पूरे दिमाग का लगभग 85%। जब भी कोई व्यक्ति मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हल करता है, किसी कविता की रचना करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है या अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, तो वो इसी सेरिब्रम का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये हमारी बुद्धिमत्ता और चेतना का केंद्र है। और स्रोतों में एक बहुत ही विजुअल डिटेल है कि ये सेरिब्रम ना एक अखरोट की तरह दिखता है जो बीच से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स, यानी बायां और दायां गोलार्ध।
और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों गोलार्ध नर्व फाइबर्स के एक बहुत ही घने और मजबूत पुल से जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कोलोसम कहा जाता है। ये पुल इंश्योर करता है कि बायां और दायां दिमाग एक दूसरे के साथ लगातार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। अच्छा। लेकिन फोर ब्रेन सिर्फ सोचने विचारने तक सीमित नहीं है। इसी के बेस में एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा है, हाइपोथैलेमस। ओ हाँ, हाइपोथैलेमस। इसका वजन मुश्किल से 7 ग्राम होता है, एक छोटे से अंगूर के बराबर। लेकिन ये हमारे शरीर का मुख्य थर्मोस्टेट और सर्वाइवल सेंटर है। सिर्फ 7 ग्राम का थर्मोस्टेट? पर ये काम कैसे करता है? देखिए, हाइपोथैलेमस लगातार अपने अंदर से गुजरने वाले खून के तापमान और उसमें मौजूद केमिकल्स की निगरानी करता रहता है। अगर खून का तापमान नॉर्मल से थोड़ा भी नीचे जाता है तो यह तुरंत मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देता है, जिससे हम कांपने लगते हैं और शरीर में गर्मी पैदा होती है। ओह, तो शिवरिंग इसी की वजह से होती है? बिल्कुल। इसके अलावा यह हमारी भूख, प्यास और नींद के चक्र को भी कंट्रोल करता है। यह हमें बताता है कि पेट भर गया है, अब खाना बंद कर देना चाहिए। ये तो हो गया फोरब्रेन का काम। अब मिड ब्रेन पर आते हैं। अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में बैठे इस छोटे से हिस्से का आखिर क्या काम है? मिड ब्रेन आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन यह हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसका मुख्य काम देखने और सुनने की प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को संभालना है। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर शांति से चल रहा है और अचानक उसके ठीक पीछे एक कार का टायर जोर से फटा है। ददम। हाँ, उस वक्त व्यक्ति मुड़कर देखने के लिए सोच विचार नहीं करता। तेज आवाज सुनते ही उसका सिर और आंखें अपने आप उस आवाज की दिशा में घूम जाती हैं। ये जो बिना सोचे हुई तुरंत शारीरिक प्रतिक्रिया थी, ये मिड ब्रेन के सर्किट के कारण होती है। ये एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। और आखिर में हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। मुझे यहाँ स्रोतों से एक बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण याद आ रहा है। हिंड ब्रेन में एक हिस्सा होता है सेरिबेलम। हाँ, सेरेबेलम। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे अपना सारा ध्यान बैलेंस बनाने, पेडल मारने और हैंडल को सीधा रखने पर लगाना पड़ता है। ये बहुत ही थका देने वाला काम होता है शुरू में। बिल्कुल। लेकिन कुछ महीनों बाद वही बच्चा साइकिल चलाते हुए अपने दोस्तों से बात कर सकता है, आसपास के नज़ारे देख सकता है और उसका शरीर बिना सोचे अपने आप बैलेंस बनाए रखता है। तो क्या ये इसी सेरिब्रम का चमत्कार है? ये सेरेबेलम की कार्यप्रणाली को समझाने का सबसे सटीक तरीका है। सेरेबेलम हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने और हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों यानी वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट्स में एकदम सटीक तालमेल बिठाने का काम करता है। मतलब मसल मेमोरी? एग्जैक्टली। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो सेरेबेलम उस काम की मसल मेमोरी बना लेता है। इसके बिना इंसान एक सीधी रेखा में चल भी नहीं सकता, क्योंकि उसको हर एक कदम के लिए अपने पैर की हर एक मसल को निर्देश देना पड़ेगा। बाप रे, वो तो बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। है ना? लेकिन हिंडब्रेन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा सेरेबेलम नहीं, बल्कि उसके ठीक नीचे मौजूद मेडुला ऑब्लोंगाटा है। हाँ, सीबी कॉलेज के व्याख्यान और कई मेडिकल नोट्स में इस मेडुला को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है कि इस हिस्से को जरा सा भी नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। वो चेतावनी बिल्कुल सही है। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारी सभी जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलंटरी एक्शंस का कंट्रोल सेंटर है। यानी वो काम जो हमारी इच्छा के बिना बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक तरीके से हो रहे हैं और जिनके रुकने का मतलब है मौत। जैसे कि हमारी हार्ट बीट? हाँ, मेडुला हमारे दिल की धड़कन की गति तय करता है, हमारी सांस लेने की लय को बनाए रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। खांसना, छींकना और खाना निगलना भी इसी के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब अगर यहाँ चोट लगी तो? अगर किसी दुर्घटना में मेडुला ऑब्लोंगाटा पर चोट लग जाए तो व्यक्ति की उसी सेकंड मृत्यु हो सकती है, क्योंकि दिल को धड़कने और फेफड़ों को फूलने का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा था वो अचानक बंद हो जाएगा। तो इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्रेन शरीर का इतना शक्तिशाली सीईओ है और जीवन से लेकर मृत्यु तक के सारे सिग्नल वहीं से आ रहे हैं। तो फिर इस पूरी कहानी में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, केवल दिमाग से ही सारे निर्देश क्यों नहीं दिए जा सकते, खासकर जब हम इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ गलती से किसी खौलते हुए पानी के बर्तन पर लग गया। वो ये इंतजार तो नहीं कर सकता ना कि सिग्नल हाथ से दिमाग तक जाए, दिमाग उस पर विचार करे कि ओ ये पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है, इससे टिश्यू जल सकते हैं, और फिर वो ऑर्डर जनरेट करे कि हाथ हटाओ। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर तक संदेश भेजने और वहां से फैसला आने में तो बहुत समय लग जाएगा।
और यहीं पर रीढ़ की हड्डी एक लोकल इमरजेंसी मैनेजर के रूप में अपनी असली ताकत दिखाती है। विकासवाद ने यह समझा कि हर फैसले के लिए हेडक्वार्टर यानी ब्रेन को ईमेल करने में जो मिलीसेकंड्स का समय लगता है, वो आग या खतरे की स्थिति में जानलेवा हो सकता है। सही बात है। इसलिए आपातकालीन स्थितियों में जहां सोचने का समय बिल्कुल नहीं होता, वहां त्वरित फैसले यानी क्विक डिसीजंस लेने का अधिकार रीढ़ की हड्डी के पास सुरक्षित रखा गया है। इस तुरंत और बिना सोचे समझे की जाने वाली प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन फिजिकली काम कैसे करता है? क्या इसके लिए नर्व्स की वायरिंग कुछ अलग तरह से होती है? इस पूरी प्रक्रिया के रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं और इसकी वायरिंग सच में बहुत दिलचस्प है। रीढ़ की हड्डी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार संरचना है। अगर इसे बीच से काट कर देखा जाए तो इसका बाहरी हिस्सा सफेद पदार्थ यानी व्हाइट मैटर का होता है और अंदर एक एच आकार का भूरा पदार्थ यानी ग्रे मैटर होता है। अच्छा, एच आकार का। हाँ, तो जब कोई जलती हुई वस्तु को छूता है तो त्वचा के रिसेप्टर्स तुरंत एक सेंसरी नर्व के जरिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधे रीढ़ की हड्डी तक भेजते हैं। तो क्या ये सिग्नल दिमाग तक नहीं जाता? ये दिमाग तक जाता है, लेकिन उससे पहले रीढ़ की हड्डी का वो एच आकार का भूरा हिस्सा इस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये बेहद दर्द का सिग्नल है और टिश्यूज को नुकसान हो रहा है। तो वो दिमाग का वेट नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो मस्तिष्क के फैसले का इंतजार किए बिना वहीं से एक नई मोटर नर्व के जरिए हाथ की मांसपेशियों को तुरंत सिकुड़ने का एक कड़क आदेश फायर कर देता है और हाथ झटके से पीछे हट जाता है। कमाल है। सबसे खास बात यह कि दिमाग को इस पूरी घटना की रिपोर्ट या सीसी ईमेल बाद में मिलती है। यानी इंसान का हाथ पहले पीछे हटता है और उसे दर्द का एहसास या ये समझ कि अरे ये तो बहुत गर्म था, कुछ मिलीसेकंड बाद आती है। वाओ! विकिपीडिया के स्रोत में रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा ही अद्भुत एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे ये रीढ़ की हड्डी कभी-कभी हमारे सामान्य कामों को भी टेक ओवर कर लेती है। हाँ, वो चलने वाला एग्जाम्पल। हाँ, वही। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्त के घर पैदल जाने का फैसला करता है। ये डिसीजन दिमाग के सेरेब्रम ने लिया। व्यक्ति चलना शुरू करता है, लेकिन रास्ते में वो अपने फोन में कोई सीरियस ईमेल पढ़ने लगता है या किसी गहराई वाली सोच में डूब जाता है। उसका सेरेब्रम पूरी तरह से उस ईमेल में बिजी है, लेकिन फिर भी उसके पैर अपने आप सही रास्ते पर चलते रहते हैं। वो गड्ढों से बचते हैं और वो महान भाव दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन प्रमाण है। यहाँ क्या हुआ कि जो चलने की क्रिया ब्रेन की मर्जी से शुरू हुई थी, उसे लगातार दोहराने के कारण रीढ़ की हड्डी ने एक रिफ्लेक्स की तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। एक तरह से ऑटो पायलट। एग्जैक्टली। ब्रेन जब दूसरे मुश्किल काम में बिजी हो गया तो रीढ़ की हड्डी ने पैरों की मसल्स के तालमेल को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। ये दर्शाता है कि हमारा लोकल मैनेजर कितनी कुशलता से बैकग्राउंड के काम संभाल सकता है। ये सिस्टम जितना अविश्वसनीय और जटिल है ना, मुझे एक चीज बहुत परेशान करती है। क्या इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग में होने वाली एक छोटी सी गड़बड़ी इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है? क्योंकि इग्नू के मटेरियल में एक बहुत ही फेमस मेडिकल केस का जिक्र है, फिनियस गेज का केस। ये 1848 की बात है। ओह, फिनियस गेज। ये तो न्यूरोलॉजी का सबसे क्लासिक केस है। हाँ, तो फिनियस गेज एक रेलवे कंस्ट्रक्शन में फोरमैन था। वो चट्टानों को उड़ाने के लिए बारूद भर रहा था कि तभी एक भयानक विस्फोट हो गया। एक लंबी और भारी लोहे की छड़ उसके गाल के नीचे से घुसते हुए उसके सर के आर पार हो गई और उसके दिमाग के फ्रंटल लोब को चीरती हुई बाहर निकल गई। मेडिकल विज्ञान के इतिहास में वो केस ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि फिनियस गेज चमत्कारिक रूप से बच गया। वो अंधा नहीं हुआ, उसकी मेमोरी नहीं गई और वो चल फिर सकता था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। उसका व्यक्तित्व बदल गया था। हाँ, जो आदमी पहले बहुत दयालु, जिम्मेदार और अपनी टीम का चहेता हुआ करता था, वो बेहद क्रूर, आक्रामक और गैर जिम्मेदार हो गया। लोग कहते थे कि वो अब गेज नहीं रहा। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो फिनियस गेज के केस ने पहली बार साइंस को यह सिखाया कि दिमाग के अलग अलग हिस्से विशिष्ट कामों के लिए जिम्मेदार हैं। गेज के मामले से साबित हुआ कि दिमाग का फ्रंटल लोब महज मांस का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारे आवेगों या इम्पल्सेस पर कंट्रोल और हमारी भावनाओं का निवास स्थान है, यानी इमोशंस का सेंटर। बिल्कुल। जब वो हिस्सा लोहे की छड़ से नष्ट हुआ तो उसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस तो बची रही, लेकिन उसका सोशल पर्सनालिटी और इंसानियत खत्म हो गई। यानी हमारे अंदर का जो इंसान है वो हमारे दिमाग के एक खास हिस्से के सही सलामत रहने पर निर्भर करता है।
बिल्कुल। और सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, भाषा और संचार भी कुछ मिलीमीटर के हिस्सों पर निर्भर हैं। स्रोतों में ब्रोकाज एरिया का एक और एग्जाम्पल है। ब्रोकाज एरिया? हाँ, ये हमारे दिमाग के बाईं गोलार्ध में मौजूद एक छोटा सा हिस्सा है जो भाषा को रूप देने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात हो जाए और खून की नसों में रुकावट के कारण इस ब्रोकाज एरिया को नुकसान पहुंचे, तो व्यक्ति ये तो समझता है कि उसे क्या कहना है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। अरे! उसके गले और जीभ की मांसपेशियां बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन शब्दों को बनाने वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका होता है। इसका मतलब है कि हार्डवेयर पूरी तरह ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर से कमांड आनी बंद हो गई है। एकदम सटीक बात है। और जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो स्रोतों में कई गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिक्र है, जो ये बताते हैं कि इस सिस्टम में होने वाली छोटी सी टूट-फूट के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। हाँ, उदाहरण के लिए पार्किंसंस रोग। इस बीमारी में मिड ब्रेन के पास मौजूद बेसल गैंग्लिया में डोपामीन बनाने वाले खास न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। डोपामीन? हाँ ये तो एक केमिकल है ना? जी, डोपामीन वो केमिकल है जो मांसपेशियों की हरकतों को स्मूथ और झटके रहित बनाता है। इसके कम होने के कारण व्यक्ति के हाथों में लगातार कंपन होने लगता है, यानी ट्रेमर्स आते हैं, और उसका शरीर अकड़ जाता है। और एक बीमारी जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें तो शायद नसों की वायरिंग ही खराब हो जाती है। हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प और दुखाने वाला है। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स के ऊपर एक फैटी परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे किसी तांबे के बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि करंट बाहर ना निकले। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम इस प्लास्टिक कोटिंग को दुश्मन समझकर खाने लगता है। तो वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। बिल्कुल। जब तारों से कोटिंग हट जाती है तो दिमाग से जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल रास्ते में ही शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और व्यक्ति अपनी मसल्स पर कंट्रोल खो देता है। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज है, जिसमें दिमाग के अंदर प्रोटीन्स के जाले बनने लगते हैं और याददाश्त खत्म होने लगती है। और सेरेब्रल पैल्सी है, जो जन्म के समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों के विकास को रोक देती है। और इन सभी बीमारियों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के न्यूरॉन्स अगर एक बार नष्ट हो जाएं, तो वो त्वचा या हड्डियों की तरह आमतौर पर खुद को दोबारा नहीं बना पाते हैं। डैमेज ज्यादातर परमानेंट होता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई साधारण जैविक मशीन नहीं है। ब्रेन वो सीईओ है जो हमारे विचारों, हमारी भाषा, हमारी यादों और हमारे व्यक्तित्व को रूप देता है। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी हमारी आपातकालीन रक्षक है, जो हमें आग और खतरे से मिली सेकेंड्स में बचाती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से लेकर मेनिंजेस की झिल्लियों तक ये पूरा का पूरा एक ऐसा मास्टर नेटवर्क है जिसके बिना इंसान होने की कल्पना भी संभव नहीं है। सही कहा आपने। हमने इस तंत्र की एनाटॉमी, इसकी अचूक सुरक्षा प्रणाली और इसकी कमियों की बात की, लेकिन इस चर्चा का अंत मैं रिसर्च जर्नल से ली गई एक ऐसी जानकारी के साथ करना चाहूंगा जो विज्ञान की सीमाओं को पार करके सीधे दर्शन यानी फिलोसफी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दर्शन वो क्या है? देखिए, हमारे ब्रेन स्टेम में न्यूरॉन्स का एक बेहद जटिल नेटवर्क होता है जिसे RAS या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा। ये RAS वो दरबान है जो ये तय करता है कि हम कब जागेंगे, हमारा ध्यान किस चीज पर फोकस होगा और हम कब सोएंगे। इसके साथ ही दिमाग के अंदर एक छोटी सी पीनियल ग्लैंड होती है। ये ग्रंथि हमारी आंखों से आने वाले प्रकाश और अंधेरे के सिग्नल को पढ़ती है। ओके, तो इससे क्या होता है? जब अंधेरा होता है तो ये मेलेटोनिन नाम का एक रसायन, एक केमिकल छोड़ती है जो RAS के साथ मिलकर हमें नींद की गहराइयों में धकेल देता है। तो इसमें फिलॉसफी वाली बात कहाँ से आती है? ये तो एक प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस लग रही है। फिलॉसफी की बात यहाँ आती है कि हम इंसान आमतौर पर ये मानते हैं कि हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम थके हुए हैं इसलिए हम सोने का फैसला करते हैं। हमारी चेतना, हमारा वजूद हमें हमारे कंट्रोल में लगता है। लेकिन साइंस कहता है कि हमारी चेतना, हमारा ये मैं होने का जो गहरा एहसास है, क्या वो महज कुछ न्यूरॉन्स के नेटवर्क और बाहर के प्रकाश और अंधेरे के प्रति केमिकल्स का एक अंधा खेल भर है? ओह, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर हमारे जागने, हमारे ध्यान लगाने, हमारे सोने और यहाँ तक कि हमारे सपनों का कंट्रोल भी पूरी तरह से इन मेलेटोनिन जैसे रसायनों और RAS के सर्किट के हाथ में है, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर ये बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर अपने केमिकल नियमों के हिसाब से हमें चला रहा है,
तो हमारा असली कंट्रोल किस पर है? क्या इंसान सच में अपनी आज़ाद मर्जी यानी फ्री विल का मालिक है, या हम सिर्फ अपने सीएनएस के न्यूरॉन्स और हार्मोनल इंस्ट्रक्शंस का पालन करने वाली एक बेहद एडवांस्ड, खुद को भ्रम में रखने वाली मशीन है? ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है ना? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिस पर उन्हें जरूर सोचना चाहिए। अगली बार जब कोई आईने में अपनी आंखों के भीतर देखे, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि उस खोपड़ी के भीतर बैठा वो 1.5 किलो का जेली जैसा सुपर कंप्यूटर बाहर देख रहा है, या इंसान खुद को देख रहा है। वाह, एक बहुत ही बेहतरीन और गहरा ख्याल। इसी अद्भुत विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा सेशन सुनने के लिए और हमारे साथ इस मास्टर कंट्रोल रूम को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।